हमने अब तक आपको 3 लेक्चर डिलीवर किए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के जितने भी बेसिक्स थे हमने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकर के टिल डेट अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 का लैंड लीजिंग एक्ट जो लाया गया, 2017 में गवर्नमेंट ने जो मॉडल एक्ट दिया, एक लैंड लीजिंग एक्ट भी मॉडल था, और 2017 का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017, और फिर इसी तरह से 2018 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ये हमने कल के लेक्चर पार्ट 3 में आपको अच्छे से कवर कराया था। आज का लेक्चर बहुत बेटर समझ आया, उसके लिए पहले 3 लेक्चर भी सुने। आज हमें इसे ख़त्म करना है, लेकिन एक बात ध्यान से सुने। आज जब हम लेक्चर का जिक्र करेंगे तो इसमें ऑल इन ऑल एक चीज़ उभर कर के आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर की अपनी प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्राइसिस, एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस, वो बहुत डाइवर्सिफाइड और बहुत सारे हैं, और लेक्चर की मर्यादा है, इसमें हम जितना टारगेट कर सकते हैं टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में वो हमने कवर किया। हमारे इकोनॉमी के लेक्चर हैं, इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज़ में, उसमें हमने डिटेल में 5 ईयर प्लानिंग में एग्रीकल्चर का रोल डेडिकेटेड वे में हर चीज़ बहुत डिटेल में वहाँ पे करवाई है। लेकिन फिर भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में भी मैं एग्रीकल्चर पे डेडिकेटेड लेक्चर लेकर के आऊँगा, जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, इसको टारगेट करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस उस वे में देखेंगे। इसी तरह से जब आज मैं डिस्कशन करूँगा तो उसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र आएगा। इनके ऊपर भी डिटेल में कंटेंट आइडियली डिलीवर होना बनता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट हमारी कंट्री में हुई, वो क्यों फेल हो गई, कामयाब नहीं हो पाई। फिर इसी तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिशियल रोल हैं फार्मर की अपलिफ्टमेंट में, और उसके अपने कई चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। इन सब पे भी डिटेल में लेक्चर होना बनता है, तो मैं बनाऊंगा, इस पे भी मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। आज इनका जिक्र हम अपने इस मर्यादा में करेंगे जो हम लेक्चर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस वरी में नहीं रहना कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट में मेरे स्टाइल में मैंने नहीं लेक्चर दिया। जो मेरा स्टाइल है आपको पता है, मैं लेक्चर को अप्रोच कैसे करता हूँ, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं वैसे भी लेक्चर उन पे भी दूंगा आने वाले दिनों में। आज के लेक्चर की क्योंकि अंतिम चौथा पहाग है ये एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स को लेकर के, तो अब हम आ जाते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है इस बार 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज एक दिया गया। कंट्री कोविड-19 की पेंडेमिक जो है उसके प्रॉब्लम से जूझ रही है, एक इकोनॉमिक रिसेशन की परिस्थिति उभर करके आ रही है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के सामने। उससे उभरने के लिए सरकार के द्वारा सरकार ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। इसका एक अध्ययन अलग बनता है कि उसमें से कितना नया दिया है या कितना बजट में ही दिया था उसको रिक्लासीफाई किया है, वो समझना है। तो हमारे बजट के लेक्चर आ रहे हैं इकॉनमी में, उसको सुनिए, समझ जाइए, सब कुछ वहीं पर क्लियर है। मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूँ कि हमने उन लेक्चर्स में बजट की सीरीज़ में बहुत डिटेल में सब कुछ किया था, तो मैं छोटे छोटे लेक्चर लेकर के नहीं आता कि अब कंपनी एक्ट में सरकार बदलाव कर रही है, वो मैंने बजट में ही बता दिया था। गवर्नमेंट ने उसी में प्रपोज़ किया था कि हम कंपनी एक्ट में बदलाव करेंगे, ये सारा कुछ तो उनमें है सब कुछ। तो ऐसे में इस डिबेट पे नहीं जाएंगे कि कितना नया बजट कितना नया 20 लाख करोड़ में फ़ंड आया या कितना रिक्लासीफाई हुआ। हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए, जिनको विशेषज्ञों ने कुछ ने माना कि ये 1991 के जैसे इकोनॉमी के अदर एग्रीकल्चर के अदर अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, वैसा ही अब एग्रीकल्चर के लिए भी आया, ऐसा माना। कुछ इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और हमारा पर्सपेक्टिव आपके बनता है आपके सामने एक आईएएस एस्पिरेंट और सभी देशवासियों के सामने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों रखना, एक क्रिटिकल एनालिसिस करना, एक आलोचनात्मक अध्ययन करना कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, अच्छे से एक नज़रिया बिल्डअप कर पाएँ, कहीं पे भी बायस्ड ना रहें। इसलिए हर चीज़ बहुत वेल रिसर्च्ड होनी ज़रूरी है, टेक्निकलिटीज़ हर चीज़, क्योंकि किसी एजेंडे से, किसी प्रेजुडिस से काम नहीं करना चाहिए, और हम नहीं करते, पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हम। हमारा उद्देश्य है देश का विकास, आपका विकास, समूची मानवता का विकास। तो अब जो लाया गया है एग्जैक्टली जो लाई थी निर्मला सीतारमण, जिसकी वजह से मुझे वो 3 लेक्चर देने पड़ गए आपको, वो एक्चुअली में क्या है।
देखिए एक बहुत बड़ा चेंज अब किया गया है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में। इसे शॉर्ट फॉर्म में ECA भी कहते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। क्या था और क्या चेंज किया गया है वो आपके समझने लायक जो आपको ज़रूरी है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत कमोडिटीज़ जो भी नोटिफाई कर दी जाती हैं असेंशियल, फिर उनकी ट्रेडिंग, उनकी रेगुलेशन और उनका जो स्टॉक है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, अंडर रेगुलेशन आ जाता है। तो सरल भाषा में बता दें कि अगर कोई भी कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर नोटिफाई हो जाती है तो फिर आप उसका स्टॉक नहीं कर सकते एक लिमिट के ऊपर। ये है सिंपल वन लाइन में इसका पर्पस, जिस पर्पस से हमारा लेक्चर आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें सब आता है। इसमें सीरियल्स, फूड ग्रेन, उसके बाद मेडिसिन्स, फिशरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, बी इट एनीथिंग, इनको हम एसेंशियल डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी होगी ऐसे कानून के लाने की? नेचुरली जब कमी पड़ रही हो किन्हीं चीज़ों की तो उस समय में उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक मुहैया कराया जाए, इसलिए शायद इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में रूल कौन कर रहा है। तो देखिए आप सबको पता है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर भी आ रहे हैं, उसमें हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ाते हैं। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार 2 हुआ। उस दौरान ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियन लीडरशिप के कंसेंट के इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में इंडक्ट किया और इंडिया से मैन, मटेरियल, मनी वर्ल्ड वार 2 के लिए मोबिलाइज़ किया। बड़े पैमाने पर भारत से खाद्य पदार्थ यानी कि फूड ग्रेन, सीरियल्स, ये सब ले जाया जा रहा था। इसकी वजह से उसकी शॉर्टेज हो गई, कंट्री के अंदर भी शॉर्टेज हो गई और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। अब जब प्राइसेस बढ़ने लगे तो कुछ मुनाफाखोर भी थे, मिडलमैन थे, वॉर कॉन्ट्रैक्टर थे। ये वो सेगमेंट थे जो ब्रिटिशर्स को इंडियन फार्मर से और अदर एरिया से ये सारे प्रोडक्ट मोबिलाइज़ करके प्रोवाइड कर रहे थे वॉर सप्लाईज़ के नाम पर। और क्योंकि भारत में सप्लाई की अब इन चीज़ों की शॉर्टेज पड़ चुकी है, इसकी वजह से महंगाई है, आम जनमानस इससे त्रस्त था। देश की सरकार होती, वो आम जनमानस के हित में ये कानून लाती, लेकिन सरकार ब्रिटिशर्स की थी। तो उनका कानून लाने का पर्पस क्या था? उनका कानून लाने का पर्पस ये था कि उनके जो सोल्जर्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट बैटल ग्राउंड्स में फ़ाइट कर रहे हैं, उन एक्सेस पावर के साथ, एक्सेस पावर में रशिया था, एक्सेस पावर में जर्मनी था, जापान था, इटली था, रशिया ब्रिटेन के साथ था अलाइड पावर्स में। तो एक्सेस पावर्स के साथ ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट बैटल्स में फ़ाइट कर रहे हैं, उनको सप्लाई की कमी, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स नहीं आने चाहिए। इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1943 के अराउंड वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक माहौल ऐसा बना जिस माहौल की वजह से इसको एक बेस मिला कि ये कानून बनाना है, ताकि सप्लाई अश्योर रखी जाए सोल्जर्स को और कहा यह जाए कि होर्डिंग नहीं होने देनी है कंट्री के अंदर, क्योंकि होर्डर्स होर्ड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है इससे, स्पेकुलेशन की वजह से, और इससे आम जनमानस को गेहूँ, आटा, चाल, दावल ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में 1943 का ही ये समय है जब बड़े लेवल पर बंगाल में फैमिन भी आया था, और फैमिन का भी एक रीज़न सप्लाई शॉर्टेज ही था। इस पे हमने डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर किया है। तो फैमिन थे रेकरेंट, बड़े पैमाने पर फैमिन था, बंगाल का 30 लाख लोग मारे गए थे। तो रेकरेंट फैमिन थे फर्स्ट एस्पेक्ट। इन्फ्लेशन बहुत ज़बरदस्त था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई, और अश्योर्ड अमाउंट ऑफ सप्लाई चाहिए था ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। तो फिर चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया गया ताकि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से उन्हें प्रोक्योर कर सके। जैसे वीट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम चलाया गया था उस समय में बहुत बड़े स्तर पर, और वो बहुत ज़बरदस्ती से भी चलाया गया एक प्रोग्राम था, फार्मर इससे भी तंग ही हुआ था। तो वीट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें चलाई जा सकें, गवर्नमेंट इन चीज़ों के मूवमेंट के ऊपर, इन आर्टिकल्स के ट्रेड के ऊपर, इनके स्टोरेज और स्टॉक के ऊपर पूरी निगरानी रख सके कि लोगों ने अगर रखा भी हुआ है अपने लिए बचा करके
तो उनके घरों से जो अक्सर लोग अनाज रखा करते थे, तो उनके घरों से जबरन रेड मार के अनाज निकालने की भी आज़ादी हमें मिल जाए, क्योंकि हम ये कह दें कि भाई ये चीज़ तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के भीतर गई हुई है। तो इस तरह से अनाज कहीं से भी एक्सेसिबल रेंज में लाया जा सके, ये ब्रिटिशर्स का उस समय का पर्पस था। फिर समय आगे बढ़ा, देश उस परिस्थिति से उस स्तर पे उभर ही नहीं पाया। आज़ादी के बाद आपको पता है बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, बड़े लेवल पे लोग भारत भी आए। 1.5 करोड़ लोग उस समय में लगभग इधर से उधर, उधर से इधर हुए, और ये बहुत बड़ी संख्या थी। 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत की ओर आए, तो इन लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना बहुत ज़रूरी था, और इमीडिएट ज़रूरत थी कि उन्हें एक टेम्परेरी शेल्टर दिया जाए और फूड दिया जाए। तो इसके लिए भी मैनेज करना ज़रूरी था, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ज़रूरी थी, और फूड सप्लाई अश्योर होना ज़रूरी था। इन परिस्थितियों से उभर रहे थे अभी, तो आप जानते ही हैं 1960 का डिकेड आया। पहले 1962 सिनो इंडियन वॉर हो गई, जिसे हम इंडो चाइना वॉर के नाम से जानते हैं। उस दौरान बहुत नुकसान पहुंचा भारत को। सेकंड एस्पेक्ट यही वो 1960s का दौर है जब भारत में लगातार फैमिन भी आए, अकाल भी पड़ा भारत में, और हम मजबूर थे इस समय में अमेरिका से एक कंप्लीट होल लॉट ऑफ सपोर्ट लेने के लिए, जिसे PL 480 कहा जाता है। उसमें वीट भी मिलता था और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती थी। PL 480 नाम की एक एड आया करती थी। इसने हमारी सॉवरेनिटी को भी हार्म किया। युद्ध के कुछ निर्णय हम अपने मुताबिक लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिका का हम पर प्रेशर रहा कि अगर आप ये निर्णय हमारे मुताबिक नहीं लेंगे तो हम आपकी PL 480 की सप्लाई रोक देंगे। और फिर तभी भारत ने ये निर्णय भी लिया था इंदिरा गांधी के अध्यक्षता के तहत कि भाई हमको अब बहुत मास प्रोडक्शन करना है। तो फिर आप देखते हैं 1966-67 के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। हालांकि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम की नींव जो रख दी गई थी वो लाल बहादुर शास्त्री के तहत ही ये काम हो चुका था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1962-63 में ही आ चुके थे, और लाल बहादुर शास्त्री ये मानते थे कि भाई एक बम्पर प्रोडक्शन अपनी कंट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 1966-67 के अराउंड फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हमने मैक्सिकन वैरायटी की ड्वार्फ वीट की वैरायटी भारत मंगाई 18,000 टन की मात्रा में, और फिर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को चुना गया, और उधर से कोस्टल आंध्रा और कोस्टल तमिलनाडु को चुना गया। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड ड्वार्फ बोनी नस्ल के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को HYVS इनको यूज़ किया गया, ज़्यादा पैदावार करने वाले बीज। तो अब असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिन समय में आया, फिर वो जिन कारणों से सस्टेन हुआ, जिसके तहत सरकार को अक्सर ये रहता था कि भाई हमें असेंशियल आइटम्स की सप्लाई को जो है वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ बनाए रखना है, ताकि लोगों को ये सुविधाएं मिलती रहें, क्योंकि बुनियादी चीज़ें हैं, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो आवश्यक वस्तुएं मुहैया करानी है, सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि सूखा पड़ रहा था, इरिगेशन फैसिलिटी उस लेवल पर थी नहीं, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, युद्ध के माहौल थे। 1962 पहले चाइना के साथ, फिर 1965 पाकिस्तान के साथ, फिर अगेन 1971 फिर पाकिस्तान के साथ जब बांग्लादेश बना। तो इस तरह से युद्ध भी हो रहे हैं, सूखा भी पड़ रहा है, उस लेवल पर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, और भारत के भीतर भी पॉलिटिकल टर्बुलेंस एक चल रहा है, कांग्रेस के भीतर भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन समय आज बदल चुका, आज बड़े स्तर पर पैदावार होती है, फार्मर बम्पर प्रोडक्शन करते हैं। आज हमारी ग्रेनरीज जो हैं वो एक्सेस्ड हैं क्रॉप्स के साथ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन चीज़ों के साथ। शॉर्टेज किसी चीज़ की नहीं है भारत में। भारत के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट हर्ड हैं बफेलो के, ये बड़ी चीज़ हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क में, स्पाइसेस में, पल्सेस में। लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन है राइस में, व्हीट में। फिर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है इंडिया, ये बात आप याद रखनी है जितने फैक्ट बता रहा हूँ। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं, स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं। लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन है राइस और व्हीट में, और भी कुछ कमोडिटीज़ हैं मैंने मेन बताई। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के।
सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं राइस एंड व्हीट आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस व्हीट, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं राइस एंड व्हीट में। बट एक्सपोर्टर हम हैं चावल के नंबर 1 पूरे विश्व भर में, और पूरे विश्व में अंडर द राइस, अंडर द व्हीट कल्टीवेशन एरिया जो हमारी कंट्री में है वो लार्जेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आज हम इस परिस्थिति में आ चुके हैं। ऐसे में अब वो आज़ादी के पहले वाला ब्रिटिश शासन भी नहीं, उसकी युद्ध की ज़रूरतें भी नहीं, उस तरह के पड़ते हुए भीषण अकाल भी नहीं, और आज आज़ादी के बाद का वो भारत भी नहीं जो कमज़ोर है, थोड़ा गरीब है, जिसके पास कई समस्याएं हैं, पॉवर्टी, हंगर, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना था, लगातार होते युद्ध जिनकी वजह से डिफेंस में इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ गया, और उसकी वजह से एक लेवल पर फूड ग्रेन और अदर सप्लाईज़ सफ़र कर गई। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी कंट्री में, आज सिचुएशंस बदल चुकी हैं। तो ऐसे में अब प्रोडक्शन जिसे कि बूस्ट करने को लेकर के केंद्र ने, हालांकि मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 7th शेड्यूल के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर एंट्री 14 के अंदर फॉल करता है, ये एग्रीकल्चर है। लेकिन बिना केंद्र के बड़े निर्णय लिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो क्रांतियाँ नहीं हो सकती जिनकी ज़रूरत रहती है। ऐसे में आप देखें तो 1966-67 का ये केंद्र का ही बड़ा निर्णय था, जिस निर्णय के तहत इतने बड़े पैमाने पर मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कंट्री में मंगाए गए, चाहे एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का ही मामला है। तो कई बड़े कदम केंद्र सरकार लेती रही है एग्रीकल्चर की दिशा में। इसी तरह से अब समय बदल चुका है, पहले प्रोडक्शन पर फोकस रहा, लेकिन अब अगर आप देखें तो फोकस जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे है। अब आपको प्रोडक्शन से इनकम की तरफ आना, मैंने पहले भी समझाया, इनकम तब रियलाइज़ हो सकती है जब फार्मर की प्रोड्यूस जो है वो अच्छे से उसका मोनेटाइजेशन हो, यानी कि वो मार्केट में अच्छे से ट्रेड हो, और उसके लिए हमने मार्केट से रिलेटेड रिफॉर्म लाने का प्रबंध किया, ट्रेड एंड कमर्स से रिलेटेड रिफॉर्म लाने का प्रबंध किया। तो इसी में असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में फिर फेरबदल करते हुए, फेरबदल अभी होगा, सरकार ने प्रपोज़ किया है कि हम लॉ लेकर के आने वाले हैं, उसके लिए ड्राफ्ट अभी प्रिपेयर होगा, और जो ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा वो ड्राफ्ट लॉ क्या होगा, उसका नाम है द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स फैसिलिटेशन एक्ट। इसके तहत एक लॉ बनेगा, वो लॉ के तहत केंद्र सरकार असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में बदलाव करेगी, और बदलाव करने की वजह से कुछ कमोडिटीज़ जो हैं उनमें ट्रेड को फ्री फ्लो बना दिया जाएगा, यानी कि उस ट्रेड में और फिर उसके स्टॉक में कोई सीमाएं नहीं रहेंगी जो अब तक रहती थी। इसके क्या नेगेटिव असर आते थे, क्या पॉजिटिव होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और ये डिबेट का भी इशू बन सकता है कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा करने के लिए, केंद्र सरकार के पास ऐसी संवैधानिक शक्ति है कि वो ये कर सकती है? यकीनन कर सकती है, 100% कर सकती है। कैसे कर सकती है, अब वो टेक्निकल लीगैलिटी को भी आप ज़रा समझ लीजिए। इन आर्टिकल्स के तहत ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या शक्तियाँ हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो 7th शेड्यूल है हमारा, जिसके अंदर तीनों लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 की बदौलत एंट्री 14 है, जिस एंट्री 14 के तहत एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है। इसी तरह से एंट्री 28 है, जिस एंट्री 28 के तहत मार्केट एंड फेयर्स भी स्टेट का ही विषय है। तो ये तो हो गए स्टेट के विषय। लेकिन अब भारत सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स फैसिलिटेशन एक्ट अगर लाएगी तो किस आर्टिकल का उपयोग वो कर सकती है। तो भारत सरकार यहाँ पर आर्टिकल 301 का इस्तेमाल कर सकती है। आर्टिकल 301 क्या करता है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस और सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशन फ्री फ्लो होना चाहिए ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स ऑल ओवर द इंडिया। तो ये इस चीज़ की आज़ादी देता है आर्टिकल 301, इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऐसे में अब आर्टिकल 301 के तहत आपको ये तर्क दिया जा सकता है कि आर्टिकल 301 के तहत केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि राज्य से राज्य तक
यानी कि इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स फ्रीली हो सकता है। लेकिन एक स्टेट के अंदर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अगर करना है तो वो शक्तियाँ राज्य सरकार की हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार कैसे काम कर सकती है उसको आपको समझना है। ध्यान से देखिए, जैसे 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में एंट्रीज़ हैं, इसी तरह से 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट भी आती है, और उस 7th शेड्यूल के अंदर जो यूनियन लिस्ट है उसमें एंट्री 42 है, और वह एंट्री 42 जो है वो रेगुलेट करती है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि एंट्री 42 के तहत केंद्र को ये शक्ति है कि वो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को पूरी तरह से रेगुलेट कर सके। लेकिन यहाँ पर अब आपको एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समझने की ज़रूरत है। 1961 में आतियाबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ आसाम एंड अदर्स का एक केस था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 301 के तहत इंटर स्टेट ही नहीं, इंट्रा स्टेट ट्रेड को भी रेगुलेट कर सकती है, और इसके पीछे का उद्देश्य है इंडिया को एज ए यूनिफाइड मार्केट प्लेस डेवलप करना। मैं आपको बता दूं कि जब जीएसटी लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तब भी आर्टिकल 301 जो है इसका हवाला दिया गया था कि एक यूनिफाइड इंडिया को एक यूनिफाइड मार्केट प्लेस बनाने के लिए हम आर्टिकल 301 के तहत ये शक्तियाँ रखते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेकर के आएँ, वन नेशन वन टैक्स। इसी तरह से अब कोशिश की जा रही है वन नेशन वन मार्केट बनाने की, तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने की बात की जा रही है। तो उसके तहत इंटरस्टेट ट्रेड तो केंद्र सरकार कर लेगी, लेकिन केंद्र सरकार को आर्टिकल 301 के तहत अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 1961 आतियाबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ आसाम एंड अदर्स के मुताबिक इंट्रास्टेट ट्रेड के ऊपर भी कानून बनाने की अनुमति है। ये कैसे होगा इसको समझ लेते हैं, हम चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जैसे केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंट्री 42 के तहत ऑफ द यूनियन लिस्ट इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेट करने की अनुमति है, इसी तरह से राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एंट्री 26 के तहत ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेट करने की अनुमति है इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर। जहां पर एंट्री 42 केंद्र सरकार को इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेट करने की ताकत देती है। इसी तरह से एंट्री 26 ऑफ द स्टेट लिस्ट राज्य सरकारों को अपने ही राज्य के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, इसको ध्यान से समझना है। चीज़ ये है कि जो ये एंट्री 26 है ये सब्जेक्टेड है सब्जेक्टेड टू द एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। इट इज़ सब्जेक्टेड टू द एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। और एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ये कहती है कि अगर किसी विषय पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, तो अगर उनमें टकराव की परिस्थिति पैदा हो रही है तो केंद्र सरकार का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट पे प्रिवेल कर जाएगा। और जो एंट्री 26 है स्टेट लिस्ट की, इट इज़ सब्जेक्टेड टू द एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यही एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर ये बता रही है कि केंद्र सरकार को स्टेट के अंदर ही इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट करने की शक्ति है इन आइटम्स को लेके। तो फिर आप पूछेंगे ना कि भाई एंट्री 26 फिर रखी क्यों गई है इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स राज्यों के विषय में, जब फिर केंद्र सरकार को ही शक्ति है। तो शक्ति है, एंट्री 26 जो है वो सब्जेक्टेड है टू द एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट केंद्र सरकार को भी शक्ति दे रही है इंट्रा ट्रेड एंड कॉमर्स करने की इन आर्टिकल्स के विषय में। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य के कानून में कोई टकराव हो जाएगा तो केंद्र का कानून यहाँ पर प्रिवेल कर जाएगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, इंट्रा ट्रेड रेगुलेट किन किन कमोडिटीज़ में हो सकता है, जैसे फूड स्टफ्स, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, कैटल फॉडर, ऑयल केक्स, रॉ कॉटन, गिंड और अनगिंड दोनों, कॉटन सीड्स, रॉ जूट। तो कॉटन सीड में, रॉ कॉटन में, रॉ जूट में, ऑयल्स में, एडिबल ऑयल्स में, ऑयल सीड्स में, कैटल फॉडर में, फूड स्टफ्स, ऑयल केक्स, इन चीज़ों को लेकर के
केंद्र सरकार भी इंट्रा स्टेट रेगुलेट कर सकती है ट्रेड एंड कॉमर्स को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये शक्ति कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 प्रोवाइड करती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने इस बार इसी के तहत एडिबल ऑयल ये सब चीज़ें जैसे कि कॉटन, रॉ जूट, उसके अलावा पोटैटो और अनियन भी, इन चीज़ों को अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से बाहर रखने का निर्णय लिया है। और उसके तहत सरकार ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट के तहत ये काम करेगी। सरकार का मानना ये है कि इन कमोडिटीज़ के अंदर जो एक राज्य है उसके भीतर और राज्य से राज्य के भीतर में मुक्त व्यापार होना चाहिए। ये पहली चीज़। अब आप कहेंगे कि ये जब लाया गया था तो इसके पर्पस जो थे, क्या वो अब ज़रूरतें ख़त्म हो गई? तो पहले एक चीज़ और बता दूं, ये जो सरकार ने प्रपोज़ किया है, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो भी सब्जेक्टेड है। सब्जेक्टेड मतलब उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन या नेचुरल कैलेमिटी नहीं आ जाती या प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्ज नहीं कर जाते, तब तक किसी भी तरह की स्टॉक लिमिट नहीं लगेगी इन कमोडिटीज़ पे, जो कमोडिटीज़ को हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 से बाहर कर रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी, कोई एक्सीजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जैसे इस बार कोविड-19 हो गया था, और अगर किसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइस सर्ज हो जाएंगे, और उसमें ये बताया गया है कि अगर पेरिशेबल आइटम्स हैं तो अगर 100% तक प्राइस सर्ज हो जाते हैं, और नॉन पेरिशेबल में अगर 50% तक प्राइस सर्ज हो जाते हैं, तो फिर इन्वोक हो जाएगा वापस से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और फिर आप उन आइटम्स को उस लिमिट से अधिक स्टॉक नहीं कर सकते जितनी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत परमिसेबल है। लेकिन अब अगर उन्हें बाहर कर दिया गया है तो फिर आप किसी भी लिमिट तक उन्हें अपने पास स्टॉक कर सकते हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आपने दे करके भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई आइटम है, जैसे कि सपोज़ करिए कि अनियन की बात करें, तो अगर वो मान लीजिए कि सफल स्टोर्स के माध्यम से हम देखें तो उसकी कीमत को ऑब्ज़र्व करें तो वो 22 रुपये के अराउंड चल रहे हैं। अगर उसमें 100% कीमत का इजाफा हो जाता है, मान लीजिए 44%, 44 रुपीज़ के वो हो जाते हैं, तो फिर क्या वापस से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 इन्वोक हो जाएगा उस आइटम के ऊपर? तो फिर तो कोई पर्पस सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ जो आप करना चाहते थे। ऐसे भी नॉन पेरिशेबल में अगर 50% तक भी कीमत बढ़ जाती है तो क्या फिर से वो इन्वोक हो जाएगा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही मायने में क्या गंवाया था देश ने अब तक, और जो क्या मिल जाएगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रॉमिस कर रही हैं। गंवाया ये था क्योंकि हमारी कंट्री में जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसर यूनिट्स हैं, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत नोटिफाइड कमोडिटीज़ को क्योंकि स्टॉक नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से वो अब तक डिमोरलाइज्ड रहे, डिमोटिवेटेड रहे। उन्होंने वेयर हाउस और स्टोर हाउस फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं की, क्योंकि जब आप उन कमोडिटीज़ को स्टॉक ही नहीं कर सकते, और मेजॉरली काफ़ी सारी कमोडिटीज़ इस एसेंशियल कमोडिटी 1955 एक्ट के अंदर फॉल करती थी, ऐसे में स्टॉक लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड थी, और वो स्टॉक लिमिट्स तो एकदम यूज़लेस थी। तो आप उन्हें जब स्टॉक ही नहीं कर सकते तो फिर आपने उन चीज़ों का, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी नहीं किया, क्योंकि एक्सपोर्टर क्या चाहता है कि वो बल्क में एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में वो ये चाहता है कि जब चीज़ें सस्ती हैं वो उन समय में उन चीज़ों को लेकर के अपने पास रखें, और जब सही कीमत मिले तो तब वो उसे एक्सपोर्ट करे। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट भी यही चाहता है कि उसे सही कीमत में, सस्ते कीमत के समय में सामान अगर मिलता है तो वो अच्छी खासी बल्क प्रोक्योरमेंट करके रख सकता है, ताकि उसका फिर फर्दर जो प्रोडक्शन है उसमें वो एक पॉइंट पे जा कर के बेनिफिट्स अर्न करेगा। इसी तरह से ट्रेडर भी ये चाहता है कि भाई अगर कमोडिटी इस समय मार्केट में सस्ती है तो फिर मैं वहाँ से लेकर के रख लूँ और समय आने पर मैं उसे निकालूँ। तो इन सबको यही होता है कि जब मार्केट में सरप्लस आता है, और हमारे देश की यही समस्या, पूरे विश्व भर की यही है, कि इससे क्या होता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एक तरफ लगा तो था अब तक, लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक पैराडॉक्स लॉ की तरह काम करता है। कैसे? आप सब जानते हैं कि फार्मर जो हैं वो जब क्रॉप लेकर के आएंगे तो सारे एक साथ कटाई करते हैं, तो बल्क में कोई क्रॉप आती है, और नेचुरल सी बात यह है कि उस समय में फार्मर को उतनी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है, और मटेरियल अगर उस समय में हम स्टॉक नहीं करेंगे तो फिर जब एक समय में जब फार्मर की हार्वेस्ट का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उसी चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज भी क्रिएट हो जाती है। तो एक टाइम पर जब प्रोडक्ट आया है उस टाइम पर इतना बम्पर है
कि फार्मर को कीमत नहीं मिल रही है, ये पहली चीज़। और थोड़े समय के बाद वो चीज़ कम हो जाएगी इतनी कि कंज्यूमर को फिर वो बहुत महंगी मिलेगी। तो ना तो कंज्यूमर को फ़ायदा मिल पाया एक लेवल पर और ना ही फार्मर को मिल पाया। अगर स्टॉक लिमिट्स उस लेवल पर मेंटेन ना रहती तो मान लीजिए फार्मर से सामान आया और ट्रेडर को ये दिख रहा है, एक्सपोर्टर को, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट को दिख रहा है कि स्टॉक करने की कोई लिमिट है नहीं, तो हम ले करके स्टॉक कर सकते हैं। तो वो उस लेवल पर फार्मर से बल्क प्रोक्योरमेंट के नाम पर उसे दिख रहा है अगर कि मैं इसको फर्दर अच्छी कीमत पे यूज़ कर लूँगा, तो वो जो कीमत उस समय फार्मर को मिल रही हैं उनसे थोड़ी अधिक भी मिल सकती है, क्योंकि इन प्लेयर्स में कंपटीशन इंड्यूस हो जाएगा, ट्रेडर्स में, एग्रीकल्चरल प्रोसेसर्स में, एक्सपोर्टर्स में। सो दे विल कम्पीट बिकॉज दे नो कि वो इकट्ठा करके रख सकते हैं, कल को उसे बाद में निकाल सकते हैं, तो फिर दे विल कम्पीट। व्हेन दे विल कम्पीट सो दे विल बी गुड प्राइसिंग, गुड ऑफर्स फॉर द फार्मर। और इसी तरह से फिर एक अच्छे लेवल पर लॉन्ग रन में वो चीज़ जब स्कार्सिटी का भी समय होगा तो अवेलेबल रहेगी, तो मार्केट में वो, क्योंकि सबको पता है ना, अब एक्सपोर्टर के पास भी है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट के पास भी है, ट्रेडर के पास भी है, दे ऑल नो कि हम सबके पास है और एक समय के बाद निकालना है, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट पड़ती है, आपने उसे संभाल के रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर उस पर यूज़ हो रहे हैं, मैन पावर लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, सो ओवरहेड कॉस्ट, एवरी डे इन्वेंट्री अगर आपके पास कोई है तो इन्वेंट्री पे खर्चा आता है। ऐसे में आपको उसे निकालना तो हर सबको ही पता है कि सबने स्टॉक किया है, सबके पास है, तो वो एक तो कंटिन्यूसली अवेलेबल रहेगा मार्केट में, और फिर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज की वजह से सर्ज नहीं करेंगे प्राइजेस, क्योंकि एक ठीक ठाक मात्रा में वो रिलीज़ होता ही रहेगा। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि एक समय में बहुत बहुत ज़्यादा सप्लाई है मार्केट के अंदर किसी चीज़ की, और एक समय में बहुत शॉर्टेज है। तो जब बहुत ज़्यादा है तो फार्मर नुकसान में है, जब बहुत शॉर्टेज है तो कंज्यूमर नुकसान में है। ये दोनों ऑलवेज़ नुकसान में ही रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अब एक लेवल पर कांस्टेंट सप्लाई आती रहेगी मार्केट में, तो नेचुरली इनको, जिन्होंने स्टॉक किया, इनको फ़ायदा तो होगा जितना फार्मर से जिस कीमत में इन्होंने ख़रीदा, लेकिन सही मायने में उतना कंज्यूमर को इस बार लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा जितना उसे ऑलवेज़ करना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई काफ़ी शॉर्ट हो जाती थी, अब वो नहीं होगा। और वो बहुत शॉर्ट सप्लाई का फ़ायदा इसी कानून के एम्बिट के अंदर वो लोग उठाते थे जो अब तक APMC मार्केट के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत जो मार्केट्स थी उनके अंदर जो आड़तिया सिस्टम, जो ट्रेडर रहते थे वो इसी तरह से किसानों से ले करके जमा करते रहते थे, और फिर जब भी कोई चीज़ की शॉर्टेज आती थी तो फिर स्पेकुलेशन का बाज़ार गर्म कर दिया जाता था, अफवाहों का बाज़ार की बस ये चीज़ अब ख़त्म होने वाली है, शॉर्ट होने वाली है, सो दैट लोग पैनिक बाइंग करने शुरू कर दें, पैनिक परचेज़ करनी शुरू कर दें, और माहौल अगर बन जाए तो हम अचानक से वाइट मार्केट से सारा हम खींच लेंगे, अपने पास स्टॉक कर लेंगे, और फिर 2-3 दिन के बाद ही ये निकलेगा बाहर ब्लैक मार्केट के थ्रू, मतलब कि महंगा करके अपन निकालेंगे। और लोग फिर उस समय में, क्योंकि लोगों को ये पता लग चुका होगा कि ये है ही नहीं मार्केट में, तो वो उस तरह की कीमत पे करेंगे। तो ये हम करेंगे तो किस सामान तो मिलता ही था बाज़ार में, वो होता ही था, लेकिन सिंगल प्लेयर्स के थ्रू मिल रहा था। होर्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी, ब्लैक मार्केट थी। लाया इसलिए गया था कि ब्लैक मार्केट होर्डिंग ना हो, लेकिन सही मायने में ब्लैक मार्केट और होर्डिंग थी। तो एक लेवल पर असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया जो गया है, इसने जितने पर्पस सॉल्व किए उससे ज़्यादा इसने नुकसान भी किए अब तक। इसी एक्ट के तहत सरकार कोई भी आइटम्स को डाल दिया करती थी एक्ट के अंदर, और फिर उसके रिलेटेड उसका एक्सपोर्ट या बंद कर देती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया करती थी एकदम से। ये सारे कदम सरकार अब तक उठाया करती थी। तो ये एक चीज़ थी। हाँ, ये भी बात सही है कि जब कुछ चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में हैं, कमी में हैं, तो सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ के तहत उनकी रेगुलर सप्लाई को बनाए रखने में भी कामयाब रही है लंबे समय तक। तो चीज़ें मिलती भी रही हैं, ऐसी भी बात नहीं कि पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट था। अगर कोई चीज़, कोई एक्ट की यूटिलिटी थी तो वो एग्जिस्टेंस में था। करप्शंस आर एवरीवेयर, वो हैं, वो थी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में आज करप्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ही पूरा बोगस हो चुका है, ऐसा नहीं है। करप्शंस आर देयर, बट डेमोक्रेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट ऑलवेज़ रहेगी। वो बात अलग है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में आज करप्शन है। इसी तरह से एक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स काफ़ी है, लेकिन एक्ट की एक अपनी यूटिलिटी थी, उसे वो सर्व करने में एक लेवल तक कामयाब रहा, लेकिन पूर्णतः काम नहीं कर पाया। अब फ़र्क क्या आ जाएगा? अब फ़र्क ये आएगा कि फार्मर को अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत फार्मर ले पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा सप्लाई चेन नेटवर्क उभर करके आएगा, और कंज्यूमर को गुड क्वालिटी का रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट मिलता रहेगा, तो कंज्यूमर को भी कीमत कम अदा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि भाई अब असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से आपने वो चीज़ें बाहर कर दी हैं, तो अब उनका मुक्त व्यापार हो सकेगा ना, ट्रेड फ्री हो सकेगा।
कमर्स उनका फ्री होगा, इंटरकोर्स एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही, है ना। अब आप समझो, सपोज़ करो, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पीछे बहुत फेमस केस था, बंगाल का ही केस था, अखबार में मेंशन था कहीं, कि जैसे बंगाल की जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने जो पोटैटो है उसकी सप्लाई रोक दी उड़ीसा के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पोटैटो की ऑल एंड ऑल शॉर्टेज आ गई हो, इसकी वजह से पोटैटो के प्राइस सर्च कर गए हों। ऐसे में वो राज्य सरकार चाहती हो कि भाई हमारे यहाँ पर पोटैटो बना रहे, हमारे लोगों को मिलता रहे, लेकिन उड़ीसा में पोटैटो की दरकार काफ़ी होगी, पोटैटो वहाँ चाहिए होगा। अब ऐसा हो सकता है कि बंगाल का व्यापारी, जो बंगाल का ट्रेडर है, वो उड़ीसा पोटैटो भेजना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे अच्छी कीमत मिल सकती है। या मान लीजिए बंगाल का किसान उड़ीसा पोटैटो भेजना चाहता है, उसे ऐसा दिख रहा है कि भाई मुझे इस समय उड़ीसा में अच्छी कीमत मिल रही है, उड़ीसा में पोटैटो की कमी है, वहाँ पे ग्राहक, वहाँ के व्यापारी मुझसे इस कीमत पर पोटैटो लेना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये इंटरकोर्स जो है वो सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एंट्री 26 के तहत, मैंने आपको अभी बताया। तो इंटरकोर्स आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसकी वजह से अब जो फार्मर भी है या कोई ट्रेडर भी है बंगाल का, वो नहीं भेज सकता उड़ीसा को वो चीज़, तो आलू की सप्लाई वहाँ रुक गई। किसी भी अन्य राज्य के मामले में ये सीन फिट हो सकता है, महाराष्ट्र के मामले में आप इसे प्याज के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये होगा कि सपोज़ करिए कि पंजाब की हम बात करें, यहाँ पर बड़े पैमाने पर राइस प्रोडक्शन हो गया, और ऐसे में मान लीजिए कि दक्षिण में चावल की कमी पड़ गई, मान लीजिए, और वहाँ पर पंजाब के किसानों को या पंजाब के व्यापारी को अच्छी खासी कीमत चावल की मिल जाएगी। लेकिन ऑल इन ऑल एक शॉर्टेज का माहौल बना ही हुआ है अगर देखा जाए तो अब अगर इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी तो जो पंजाब का किसान है वो फ्रीली इंटरकोर्स कर पाएगा, फ्रीली ट्रेड और कमर्स कर पाएगा, उस कमोडिटी में रोक टोक नहीं रहेगी। तो एक नेशनल मार्केट जैसा सिस्टम क्रिएट होगा, ऐसा माना जाता है। इससे किसानों को लाभ होगा और इससे ग्राहक को भी एट द एंड लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि ट्रू मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट फोर्सेस पूरा वर्क करेंगी और कीमतें डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज़्म से ही तय हो जाएंगी। और अगर इस तरह से फ्री एक्सचेंज होगा गुड्स का, पूरी तरह से इंटरकोर्स मुक्त हो जाएगा राज्यों के बीच में और राज्य के अंदर भी, तो इससे हर जगह पर वस्तु पहुंच जाएगी। जब उसको उसकी वाजिब कीमत मिलेगी तो कमी कहीं पर भी नहीं रहेगी। और दूसरी बड़ी बात कि फिर एक्सपोर्टर है, एग्रीकल्चरल प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दे विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल इन्वेस्ट इन द लॉजिस्टिक्स, दे विल इन्वेस्ट इन द सप्लाई चेन। So they will erect store houses, cold storages, warehouses. They will develop the required transportation system like the refrigerated oriented vehicles or something else. So there will be more and more investment in the supply chain. There will be more and more robust, you can say, logistic system. So there will be less wastage, है ना। वेस्टेज कम हो जाएगी ना, जो पहले अब उसी समय में आया है तो आपको उसी समय में लेना है, फिर ट्रेड करना है, तो लेकिन अब आप नाउ यू कैन स्टोर, है ना। तो ऐसे में फिर वेस्टेज कम हो जाएगा। इसका भी फ़ायदा किसान को भी होगा और कंज्यूमर को, देश को भी होगा। दूसरी बड़ी चीज़, किसान को सही कीमत मिल जाएगी। मैंने बताया कंपटीटर उस टाइम पे अगर स्टॉक कर सकते हैं तो उनको पता है कि अपन को इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी ले लेते हैं। तीसरी चीज़, कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो जाएगा कि एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ सप्लाईज़ बना ही रहेगा डिमांड के कंपैरेटिवली, तो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइजेज़ में नहीं आएंगे। और ऑल इन ऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए यही ज़रूरी है कि प्राइस फ्लक्चुएशन को अपन रोक सके, तो सरकार ने ये किया। और अगला मैंने आपको बताया ही पहले ही कि 2017 का मॉडल एक्ट लाई सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट को लेकर के, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि भाई जो APMC का जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ उस मार्केट यार्ड के अंदर ही रहे, मार्केट के बाहर फार्मर किसी को भी उस मार्केट एरिया के अंदर गुड्स बेच सकता है। अब कोई रोक टोक नहीं है उस फार्मर से, कोई भी ट्रेडर, कोई भी एक्सपोर्टर, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट सामान खरीद सकती है। अब आप देखो ना कि 2017 का मॉडल एक्ट लाया पहले, वो मॉडल एक्ट के तहत आपने ये कह दिया कि भाई जो एक मार्केट है, मंडी है, उस मंडी के यार्ड के अंदर तो APMC एक्ट का पूरा सिस्टम चलेगा, लेकिन मंडी की गेट के बाहर वो पूरे इलाके में फार्मर अब मुक्त है अपना सामान किसी को भी बेचने के लिए। लेकिन वो यूज़लेस हो जाता ना, वो सारा प्रावधान यूज़लेस हो जाता ना अगर अपन स्टॉक लिमिट पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ना हटाते। समझो इस चीज़ को लॉजिकली, तो वो फिजिबली बना रहे
वो प्रोविज़न काम आए एक्सपोर्टर के, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट के, ट्रेडर के, तो इसके लिए फिर उनके ऊपर जो